प्रवासी भारतीय सम्मेलन में क्या होगा, इसके लिए सेक्रेटरी इंचार्ज औसुफ सईद हमारे साथ हैं। सर, प्रवासी भारतीय सम्मेलन शुरू होने वाला है, तो उसमें आप इस बार किस बात पे खास तौर पे ध्यान दे रहे हैं? ये इस बार का जो 17वां प्रवासी दिवस है वो इंदौर में हो रहा है, मध्य प्रदेश में 8 से 10 जनवरी में। और इसका मुख्य यह है कि ये पहला प्रवासी दिवस होगा जो 4 साल बाद फिज़िकल फॉर्मेट में होगा। जैसा आपको याद होगा, पिछला जो 2021 में हुआ था वर्चुअल फॉर्मेट में हुआ था, चूँकि कोविड था। और ये पहला पीबीडी रहेगा जो अमृतकाल में हो रहा है। और जब हम 75 इयर्स सेलिब्रेट कर चुके हैं अकाम, तो उसके बाद हो रहा है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट फेज़ है भारत की हिस्ट्री के लिए और आगे फ्यूचर के लिए। जब हम अगले 25 सालों में जब देखते हैं कि बहुत सारा डेवलपमेंट हम एक्सपेक्ट करते हैं ट्रेड एंड इकनॉमी में। भारत को अभी जो 5th लार्जेस्ट इकनॉमी हो गया है, हम समझते हैं कि आगे 25 सालों में काफ़ी इसमें इम्प्रूवमेंट होगा। और इसमें जो सबसे ज़्यादा बड़ी पार्टनरशिप और इम्पॉर्टेंट रोल प्रवासी प्ले कर सकता है, इसीलिए थीम भी ये है कि प्रवासी का जो अमृतकाल में योगदान। तो सर, इसमें जो आप योगदान के बारे में बोल रहे हैं, तो जैसे प्रवासी भारतीय सम्मेलन 16 हो चुके हैं और 17वां हो रहा है, तो एक असेसमेंट, ब्रीफ असेसमेंट आपके पास है कि किस तरह से प्रवासी भारतीयों ने योगदान दिया है कि वे अमृतकाल में भी योगदान दे पाएंगे? जी, देखिए, कई जो स्कीम्स जो अभी हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जैसे हुआ है ओसीआई कार्ड ही ले लीजिए, या पहले था पीआईओ कार्ड। तो जैसे मर्जर ऑफ ओसीआई कार्ड विद पीआईओ कार्ड, उसका सजेशन भी इसी तरह के ये सम्मेलन में आया। जो एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए ग्रीवेंस रिडर्सल के लिए, जो मदद प्लेटफॉर्म है, वो ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म होना चाहिए, ताकि जो है माइग्रेशन एक अच्छी तरीके से, स्मूथ तरीके से हो। एक इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जो है, जो लोगों की डिग्रीज़ है उसको अटेस्ट होना चाहिए, तो ई सनद, इस किस्म के जो और बीमा योजनाएं जो है, और तरह तरह की जो स्कीम्स है, नो इंडिया प्रोग्राम, प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना, ये सारी के सारे ये जो चीज़ें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इम्प्लीमेंट की है, ये सारा जो एक इस तरह के सेशंस में जो सुझाव आते हैं, उससे जो है होते हैं। उसके अलावा जो वेरियस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है डिफरेंट स्टेट्स के द्वारा, तो जो प्रवासीज़ जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो उन स्कीम्स में, उन प्रोजेक्ट्स में, उन साइंटिफिक कोलैबोरेशंस में कैसा कर सकते हैं। जैसा फॉर एग्जांपल मैंने अभी लेक्चर में कहा कि प्रवासी जो एजुकेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, मान लीजिए प्रोफेसर्स हैं, उनको पहले कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि वो भारत में आए और वो साथ में यहाँ ये करें। अभी क्या अपॉर्चुनिटी है? एक्चुअली मैं यही पूछना चाह रहा था कि बहुत सारे विकसित देशों में हमारे काफ़ी जो एक्सपर्ट हैं प्रवासी भारतीय, चाहे वो ओसीआई हों, एनआरआईज़ हों, तो उनका हम किस तरीके से इन्वॉल्व कर रहे हैं? अभी ऐसे कई प्रोग्राम्स मौजूद है, जिसमें मान लीजिए जो साइंटिस्ट है प्रवासी, और जो मान लीजिए लेक्चरर्स है, वो यहाँ आ सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए ये रिसर्च कर सकते हैं, जॉइंट कोलैबोरेशंस कर सकते हैं। और सिमिलरली यहाँ से जो स्टूडेंट्स जाते हैं, वो जो हमारे प्रवासी प्रोफेसर्स हैं, उनके थ्रू कई प्रोग्राम्स रन करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि यूएस में एक प्रोग्राम रन होता है, बोस और खुराना प्रोग्राम, जो प्राइमरीली हमारे जो प्रोफेसर्स यूएस में हैं, उनके द्वारा ये रन होता है, जिसमें यहाँ से तकरीबन 100 रिसर्च स्कॉलर्स जाते हैं यूएस से को, और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में उनको रिसर्च की अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है, और इन रिटर्न वहाँ से 50 रिसर्च स्कॉलर्स यूएस के आते हैं। तो इस किस्म के बहुत सारे प्रोग्राम्स जो पहले उतने ज़्यादा नहीं थे, अब अवेलेबल है। इनके सारी डिटेल्स हमारी प्रवासी वेबसाइट में है, और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारे प्रवासी साइंटिस्ट और प्रोफेसर्स इन जो स्कीम्स का जो है उसको अवेल करते हुए यहाँ ज़्यादा एंगेज करें। सर, बहुत सारे अभी हेड ऑफ़ स्टेट्स या हेड ऑफ़ गवर्नमेंट्स बन गए हैं प्रवासी भारतीय, या कहें कि डायस्पोरा के लोग, तो उनसे आप क्या अपेक्षा कर रहे हैं? देखिए, अपेक्षा ये है कि एक तो यानी जो हमारे इंडियन ओरिजिन के प्राइम मिनिस्टर्स या प्रेसिडेंट्स है, मैंने कहा जैसे कम से कम 7-8 तो अभी हम कह सकते हैं, कई मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है। एक कंट्री के लिए गुडविल बनी रहती है, वो सबसे बड़ी चीज़ है। भारत का एक गुडविल बना रहे, भारत का जो फॉरेन पॉलिसी में सारी दुनिया भर में जो नोटिस हो रहे हैं, भारत का जो मकाम बढ़ रहा है, ये जो सारे पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन जो आप कह रहे हैं, जो पॉलिटिकल क्षेत्र में
जो आगे है, उनसे ये सब हमारे कंट्री की जो आन बान शान है बढ़ती है, उनको भी एक एक सेंस ऑफ प्राइड होता है। और मैं ज़्यादातर मिडल ईस्ट में रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर भी मैं आपको ये कह सकता हूँ कि एक ज़माना था जब इंडियन ओरिजिन के लोग जो उस कंट्री के हैं वो ज़्यादातर उभर कर नहीं आते थे, लेकिन आज ये है कि वो खुद अपने से कहता है कि मेरा ओरिजिन इंडिया से है। सो यू सी सिचुएशन अब मुख्तलिफ हो गई है। लोग इंडिया से वाबस्ता रहने के लिए, हमने जुड़े रहने के लिए दे फील प्राइड, एंड वी आल्सो फील प्राउड ऑफ द डायस्पोरा व्हिच यू आर टॉकिंग अबाउट। एक और सवाल है सर कि जो मिडिल ईस्ट में हमारी बड़ी संख्या है लोगों की, और मिडिल ईस्ट में मानते हैं कि वहाँ तो कोई परमानेंट रेजिडेंसी टाइप का कोई चीज़ मिलता नहीं है, ना कोई सिटीजनशिप मिलता है, तो यहाँ से वहाँ से ओसीआई बनने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन वहाँ के लोगों को जो समस्याएं हो रही हैं या होती हैं कई बार, तो उसके लिए क्या इस प्रवासी भारतीय के माध्यम से कुछ प्रयास हुआ है? देखिए, इस प्रवासी दिवस में एक प्लीनरी सेशन खास करके वर्कर्स के ऊपर रखा गया है, वर्क फोर्स पे। कैसे वर्क फोर्स को हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से गवर्नमेंट के द्वारा और प्रवासी के द्वारा मज़ीद सुविधा प्रोवाइड कर सके। जितनी मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ है, ख़ास करके जीसीसी कंट्रीज़, इन सब कंट्रीज़ में अब उनके खुद लेबर लॉज का अपग्रेडेशन हो रहा है, और लेबर लॉज के रिवोल्यूशनरी तरीके से वो चेंज कर रहे हैं। हम लोग भी जो है, हमारा जो ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म है, उसको न सिर्फ इंडिया में इंटीग्रेट कर रहे हैं, बल्कि जो गल्फ़ कंट्रीज़ है, ख़ास करके सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर और दूसरे कंट्रीज़, उनको भी जो है इंटीग्रेट कर रहे हैं। कुछ गल्फ़ कंट्रीज़ अब नेशनलिटी भी देने लगे हैं, जैसे खास करके भी बहरीन ने नेशनलिटी दी है। लगभग 250 इंडियंस को अभी रिसेंटली पिछले साल उन्होंने नेशनलिटी दी है। कुछ नेशनलिटी अदर कंट्रीज़ में भी दी है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। बट मोर देन दैट, अभी जो हमारा वर्कफोर्स जो है, लगभग 9 मिलियन मैंने इंडियंस वर्क करते हैं, और उन 9 मिलियन वर्कफोर्स को उनकी सुविधा के लिए हर एम्बेसी में एक कम्युनिटी वेलफेयर विंग बनाई गई है, जिसको जो है एक सीनियर डिप्लोमेटिक ऑफिसर हेड करता है, और टॉप प्रायोरिटी लेबर और वर्कफोर्स रिलेटेड मैटर्स पे है। हमारे प्रधानमंत्री खुद और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर टॉप लेवल पे ये सब चीज़ों की मॉनिटरिंग होती है। मदद प्लेटफॉर्म और इस किस्म के अदर प्लेटफॉर्म्स किए गए हैं, जिसमें जो है कंप्लेंट्स रजिस्टर की जा सकती है किसी भी चीज़ की, और ये सारे जो कंप्लेंट्स को यहाँ हेडक्वार्टर से मॉनिटर किया जाता है कि कहाँ कैसे हो रहा है। तो आई थिंक इन सारी चीज़ों से मैं ये कह सकता हूँ कि जो फैसिलिटीज़ हम गवर्नमेंट की तरफ से जो हमारे वर्कर्स जो गल्फ़ क्षेत्र में है, खाड़ी क्षेत्र में है, जो पहले नहीं दे पा सकते थे, अब हम उनको काफ़ी तादाद में ज़्यादा दे पा रहे हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है सर, नंबर्स के बारे में कई सोर्स किस तरह का काटते हैं, कोट करते हैं, तो आपका हिसाब से कितने हमारे ओसीआई कार्ड होल्डर हैं, कितने हमारे एनआरआईज हैं? ये जो नंबर जो माना जाता है कि 32 मिलियन डायस्पोरा है इंडिया का, जिसमें 18.68 मिलियन जो है पीआईओ कार्ड होल्डर्स है, और 13.45 जो है एनआरआईज है, जो बेसिकली मीन्स के 13.45 आर होल्डिंग इंडियन पासपोर्ट्स, जिसमें से लगभग 9 मिलियन गल्फ उनका हमारे पास डेटाबेस है। डेटा है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर संसद टीवी से बात करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू।